हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे लाइट में आगे कुछ कल हो गया था आपका, जहां तक हुआ था उसी के जस्ट आगे की बात करेंगे। उसके पहले टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आपसे कहेंगे कि जो पुरानी वीडियोस आप देख चुके हैं, जो भी करेक्शन हुआ, जो टॉपिक छूटा हुआ है उसको आपने कमेंट नहीं किया, उसको कमेंट करिए। जैसे कुछ टॉपिक्स आपके अभी नहीं हुए हैं, आज आपका लाइट या फिर कल आपका लाइट क्या होगा, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, आपको कॉन्वेक्स लेंस का जो है पूरी जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका हमने पूरा फिर से निगमन या प्रूविंग नहीं कराया हुआ है, तो आप जो कॉन्केव का कराया गया उसको देख लीजिए, तो उससे कॉन्वेक्स के लिए आपको हिंट मिल जाएगी। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन अ लाइट चैप्टर, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। कहने का सेंस ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एमआई में आप बनाते हो उसमें आप इसको कर सकते हो। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार भी आए। ठीक है, मेरी गेसिंग लगभग सही होती है, इसलिए आप भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक पर बहुत अच्छे से। हाँ, पुरानी वीडियो में मैंने यहीं से आपको शुरू करने के लिए कहा था, जो आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो उसके लिए जरूर कमेंट करना। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जैसे आपको कल बताया गया था, दो प्रकार के मीडियम्स होते हैं। मीडियम कितने होते हैं? दो होते हैं, एक रेयर मीडियम होता है और दूसरा क्या होता है? डेंसर मीडियम होता है। रेयर मीडियम होता है और क्या होता है? डेंसर मीडियम होता है। दो प्रकार के मीडियम्स होते हैं, एक डेंसर और दूसरा रेयर मीडियम। मतलब एक होता है विरल माध्यम और दूसरा कैसा होता है? सघन माध्यम होता है। तो डेंसर मीडियम और जो रेयर मीडियम है आपका, इसकी खासियत भी बता चुकी हूँ। रेयर मीडियम में जो लाइट्स होती हैं उनका बहुत ज्यादा फैलाव होता है। मतलब जब वो डेंसर मीडियम से या रेयर मीडियम में या रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो वहां पर आप देखते हैं कि जो लाइट सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होती है वो रेयर मीडियम में होती है। स्कैटरिंग सबसे ज्यादा कहाँ होती है? रेयर मीडियम में। डेंसर मीडियम में लाइट एज अ लाइन के थ्रू क्या होती है? पासेस होती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे टोटल रिफ्लेक्शन में, तो वहां पर भी आप देखते हैं कि इसमें दो टाइप के मीडियम की आवश्यकता आपको होती, एक तो रेयर और दूसरा डेंसर। इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो लाइट होती है उसको डेंसर से रेयर जाना पड़ता है। डेंसर से क्या होना पड़ता है? रेयर जाना पड़ता है। कभी भी रेयर से डेंसर नहीं जाएगी। जैसे आपको रिफ्रैक्शन में बता चुके हैं हम कि कोई भी लाइट रेज यदि हमारे बॉर्डर सरफेस से क्या होती है? इंसिडेंट होने के बाद आगे निकलती है, ये तो या तो हो सकता है ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाए या तो नॉर्मल से काफी डिस्टेंस कवर कर जाए। ये दोनों हम आपको किस में बता चुके हैं? रिफ्रैक्शन में बता चुके हैं। तो मैंने यहाँ पर ये बताया था कि ये चाहे रेयर से डेंसर में जाए चाहे डेंसर से रेयर मीडियम में जाए, लाइट क्या होती है? चाहे डेंसर से रेयर जाए चाहे रेयर से डेंसर जाए। लेकिन अब की बार जो आप रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हो, टोटल रिफ्लेक्शन, इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि जब भी लाइट पास होगी ना, तो वो डेंसर मीडियम से ही रेयर मीडियम में होगी। मतलब कहा जाता है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, कहां से कहां जाती है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ये एक प्रकार की कंडीशन ही समझो कि इसमें प्रकाश किरणों का डेंसर से रेयर जाना होता है। कहां से कहां? डेंसर से रेयर जाना होता है। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक यही है कि आपका जो लाइट है वो डेंसर से क्या होना चाहिए? रेयर मीडियम होना चाहिए। ठीक है, तो कहते हैं जब कोई प्रकाश किरण कहां से जाती है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। कहां से जाती है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। दूसरी कंडीशन इसकी है कि जो इंसिडेंट एंगल है वो क्या है? रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होना चाहिए।
इंसिडेंट एंगल जो है वो इक्वल होना चाहिए। क्यों? सही कह रहे हैं? रॉन्ग है। ये केवल किस में होना चाहिए? ये केवल किस में होना चाहिए? रिफ्लेक्शन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? रिफ्लेक्शन में होना चाहिए। इसमें आपका कहता है कि जो आपका इंसिडेंट एंगल है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें कहता है कि जो आपका इंसिडेंट एंगल है, मतलब आपतन कोण का मान जो है वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान जो है वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल जो बनता है उसका इससे आपतन कोण का मान ज्यादा होना चाहिए और ये क्रांतिक कोण का मान कम होना चाहिए। मतलब इंसिडेंट एंगल आपका क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन होना चाहिए इन कंपैरिजन टू क्रिटिकल एंगल। किससे? क्रिटिकल एंगल। इसके आगे हम बताएंगे क्रिटिकल एंगल क्या होता है। आपतन कोण का मान जो है वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपका रिफ्लेक्टेड एंगल नहीं बनता है। इसमें आपका कौन सा एंगल बनता है? क्रिटिकल एंगल। कौन सा एंगल बनता है? क्रिटिकल एंगल बनता है। तो इंसिडेंट एंगल जो होता है वो ग्रेटर देन होना चाहिए इन कंपैरिजन टू क्रिटिकल एंगल। So when a light ray passes through denser medium to rare medium, then incident angle is greater than in comparison to critical angle. समझ रहे हो? जब कोई प्रकाश किरण क्या हो जाए? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। ये कौन सा माध्यम है? डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम से ये कहाँ जाएगी लाइट? डेंसर मीडियम से कहाँ जाएगी? रेयर मीडियम में। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से कहाँ जाती है? विरल माध्यम में जाती है, तो जो ये आपतन कोण बनता है, कौन सा कोण बनता है? आपतन कोण। मतलब ये इंसिडेंट एंगल जो बनता है आपतन कोण, वो क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। यहाँ पर जो एंगल बनेगा उस एंगल का नाम क्या होगा? अपवर्तन कोण की परावर्तन कोण। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा? अपवर्तन कोण, क्योंकि हमने जो इंसिडेंट पढ़ा है ये इंसिडेंट हमारा किस पे अप्लाई होता है? ये हमारा होता है रिफ्रैक्शन पर। तो इसलिए ये क्या होगा? रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। कौन सा एंगल होगा? रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। अब यहाँ पर जो ये एंगल बनता है ना उसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। इस एंगल को क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। जो बॉर्डर सरफेस से नॉर्मल तक बनेगा उसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, जिस घटना को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ में आया? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था वो आपका यही था कि लाइट रेज जो है उनका पासिंग कैसे होंगी। लाइट रेज जो है वो पास कैसे होंगी? लाइट रेज हमेशा डेंसर टू रेयर मीडियम होना चाहिए। डेंसर टू रेयर मीडियम में पास होना चाहिए, ये कंपलसरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है। हो सकता है रिफ्रैक्शन हो पर इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। 100% है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें ये बताया जाता है एज अ कंडीशन कि लाइट रेज जो होती है वो डेंसर से रेयर मीडियम में जाती हैं। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि आपका जो इंसिडेंट एंगल है, आपका नहीं रिफ्रैक्शन में जो हो रहा है, जो बन रहा है इंसिडेंट एंगल की वैल्यू इज ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे? क्रिटिकल एंगल से। किससे होनी चाहिए? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ, पॉसिबिलिटी ऐसी नजर आई, तो समझ लेना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो चुका है। कौन सा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपसे जो क्वेश्चन पूछता है ना, आपसे जो क्वेश्चन बनता है इसमें पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? व्हाट इज
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड गिव द कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं और इसकी कितनी शर्तें होती हैं। एक नंबर के क्वेश्चन में एज अ मल्टीपल शर्तें भी आती हैं, तो वो क्वेश्चन आप बेस्ड देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, एंड गिव द कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक क्वेश्चन ये बनता है जो आपका मेन है, जो एज अ थ्योरेटिकल पूछा जाता है, लेकिन यही चीज आपसे मल्टीपल में भी पूछी जाती है। जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना, वो एज अ मल्टीपल में कैसे पूछी जाती है, तो मल्टीपल में पूछते हैं कि आप जो आपका क्रिटिकल एंगल है, क्या वो इंसिडेंट एंगल से बड़ा होता है या छोटा होता है या इक्वल होता है या फिर इसमें कोई भी नहीं। 4 प्रकार का आपको ऑप्शन दिया जाता है कि जो इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन टू क्रिटिकल एंगल। दूसरा ऐसा कुछ पूछा जाएगा आई ग्रेटर देन सी, या फिर पूछ सकता है आई इज इक्वल टू सी और नन ऑफ अबव, none of above. What is condition of total internal reflection? Total internal reflection, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये 2 क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन इसमें से पुटअप होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपको रट्टा नहीं मारना, बस एकदम सटीक देखना है कि कैसे कह रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। आप यही कहेंगे कि व्हेन अ लाइट रेज पासेस थ्रू डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ये बात ध्यान रखना, ये सघन से ही विरल में जाएगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लाइट रेज होती हैं वो रेयर मीडियम में स्कैटरिंग ज्यादा देती हैं, मतलब उनका फैलाव बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो लाइट रेज जो होती हैं वो संपूर्ण तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती हैं। समझ रहे हो, रिफ्लेक्ट नहीं हो पाते, जिससे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है कि इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ या फिर नहीं हुआ। तो इसलिए हमेशा कौन सा मीडियम पहले लिया जाता है, डेंसर मीडियम पहले लिया जाता है, फिर रेयर मीडियम। एज लाइक इसमें देखो डेली लाइफ में क्या होता है, आप ले लो ग्लास, क्या ले सकते हो, ग्लास और एयर ले सकते हो, ग्लास और एयर ले सकते हो, वाटर ले सकते हो। रेयर देखो, एयर जो होता है वो सबसे ज्यादा रेयर होता है, इसलिए मैंने एयर लिया है। ग्लास ले लिया, ग्लास से रेयर में जो जा रही है वो एयर है। ठीक है, तो जब लाइट रेज ग्लास से एयर में जाती है तो क्या होता है कि ये लाइट रेज यहाँ से निकल जाती है, और निकलने के बाद आपको ये दिखाई देता है कि जो आपका इंसिडेंट एंगल है वो ग्रेटर देन हो गया किससे, क्रिटिकल एंगल से। समझ रहे हो, तब वहां पर क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। समझ में आया। अब इसके बाद आता है कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आप दोनों कंडीशन दे दीजिए। पहला,
कंडीशन, जो कंडीशन है वही आपका डेफिनेशन है और जो डेफिनेशन है वही कंडीशन है। मतलब इसमें भी मैंने कहा डेंसर मीडियम से आपकी लाइट रेज कहाँ जानी चाहिए, रेयर मीडियम में। डेंसर मीडियम से कहाँ जानी चाहिए, रेयर मीडियम में। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो इंसिडेंट एंगल है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। समझ में आया, यही आपका क्वेश्चन है। इसमें जो आंसर सही है वो कौन सा है, आंसर नंबर सेकंड, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। इसके पहले हमने क्रिटिकल एंगल नहीं पढ़ा हुआ, पहले क्रिटिकल एंगल देख लेते हैं। ठीक है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। कौन सा कोण कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो क्रांतिक कोण का मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं। क्रांतिक कोण कह रहा, क्या कह रहा है, ये क्रिटिकल एंगल, मतलब जो एंगल की बात कर रहा है इसका मतलब है किन्हीं दो रेखाओं के बीच कुछ एंगल बनेगा जिससे ये फॉर्म कर सकते हैं हम कि वो क्रिटिकल एंगल है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होगा कि आप एक लाइन लेंगे, कहते हैं इसको बॉर्डर सरफेस और अ प्लेन सरफेस, कुछ भी कहो, ठीक है, बट प्लेन होना चाहिए। ये जो सरफेस है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, प्लेन सरफेस होना चाहिए। प्लेन सरफेस इसलिए होना चाहिए क्योंकि प्लेन सरफेस पे टोटल रिफ्लेक्शन या टोटल रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, नहीं तो कुछ लाइट रेज जो होती हैं वो बेंड नहीं हो पाती हैं या फिर वहां से ट्रांसफर नहीं हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पर प्लेन सरफेस लिया जाता है। एज लाइक आपको शुरुआत में बताया गया था कि जब दो मीडियम्स लिए जाते हैं तो उनके बीच बॉर्डर कर दिया जाता है। जैसे आपको बताया गया था ना कि मान लो ये इंडिया है, ये क्या है, इंडिया है, और ये क्या है, पाकिस्तान है। इंडिया है और ये क्या है, पाकिस्तान है। तो हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक बॉर्डर है कि नहीं है, ये बॉर्डर है जहां से हमें पता चलता है कि इंडिया खत्म और पाकिस्तान शुरू, या पाकिस्तान खत्म भारत शुरू, ऐसा समझा जाता है ना। तो वैसे इसमें भी दो मीडियम्स होते हैं। कितने मीडियम होते हैं, दो मीडियम, एक रेयर मीडियम और दूसरा डेंसर मीडियम होता है। कितने मीडियम्स होते हैं, दो मीडियम से होते हैं, एक रेयर और दूसरा डेंसर मीडियम होता है। और दोनों मीडियम को हम एक साथ नहीं लिख सकते, जैसे इंडिया और पाकिस्तान को एक नहीं किया गया है वैसे ही हम इसको भी एक नहीं करेंगे। दोनों मीडियम्स अलग अलग है, हम दोनों को अलग अलग ही डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारा डेंसर मीडियम होगा और दूसरा क्या होगा, रेयर मीडियम होगा। अब इसमें कंपलसरी नहीं है कि पहला हमारा क्या होना चाहिए, डेंसर मीडियम ही होना चाहिए। पहला हमारा क्या होना चाहिए, डेंसर होना चाहिए, या पहला हमारा रेयर होना चाहिए, ऐसा कंपलसरी पार्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कंपलसरी पार्ट नहीं है कि ये डेंसर हो और ये क्या हो, रेयर हो, जरूरी नहीं है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि ये डेंसर है और हमने मान लिया ये क्या है, रेयर। तो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल में क्या करता है, जब कोई प्रकाश किरण क्या हो जाए, यहाँ से चले, कोई भी लाइट रे हो, और सनलाइट ज्यादा इजी होता है इसलिए सनलाइट की ही बात करेंगे। तो सन रेज जो है वो यहाँ से निकली और इस पर आई। ठीक है, तो जब सन रेज क्या होती हैं, एक पॉइंट से, किसी एक जगह से चलते हुए किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि अब ये सेकेंड मीडियम में इंटर करेगी कि नहीं करेगी, कि नहीं करेगी। अब हम यहाँ पर एक नॉर्मल पहले ड्रा कर लेते हैं, और इसके बाद जब लाइट रेज, यहाँ सन रेज जो है वो यहाँ से जब इस पर सरफेस पर पड़ती हैं तो सरफेस से टकराती, क्या करती हैं, इस पे टकराती। टकराने के बाद ये दूसरे मीडियम में इंटर करने लगती हैं। जैसे अभी तक आपने देखा कि कुछ ऐसा इंटर हुआ था, यहाँ तक गया, यहाँ तक गया।
ऐसे इंटर होती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब ये लाइट रे यहाँ से यहाँ आती है और फिर यहाँ से टकराती है, तो टकराने के बाद इतनी तेजी से निकलती है, ये लाइट रेज इतनी तेजी से निकलती है कि टोटल जाके ये प्लेन सरफेस पर ही इंसिडेंट हो जाती है। ये लाइट रे कहाँ इंसिडेंट हो जाती है? जाकर इसी पॉइंट पर जाकर ये क्या हो जाती है? इंसिडेंट हो जाती है। किस पॉइंट पर? आपके प्लेन सरफेस पर ही ये स्कैटर्ड हो जाती है। जिससे अब हमें क्या पता चलता है कि जब हम इंसिडेंट एंगल बनाते हैं तो वो कहाँ बनता है? ये नॉर्मल और ये जो रे इसके बीच जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट एंगल। इसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट एंगल कहते हैं। और ये क्या है? इंसिडेंट रे है। आपको बताया गया इस एंगल को इंसिडेंट एंगल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब कोई लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट हो रही है यहाँ पर, तो ये लाइट रे का नाम क्या होगा? इंसिडेंट रे। और ये क्या है? आपने क्या ड्रा कर रखा है? नॉर्मल ड्रा कर रखा है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल पुटअप होता है, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एंगल पुटअप होता है ना, उस एंगल को ही इंसिडेंट एंगल कहते हैं। इसे आई से ही लिखते हैं क्योंकि इसका नाम ही क्या होता है? इंसिडेंट एंगल। इंग्लिश का फर्स्ट लेटर एज अ डिनोशन यूज किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? इंसिडेंट एंगल। अच्छा, यहाँ पर जो एंगल बनता है इन केस रिफ्लेक्शन में, उसमें रिफ्लेक्टेड एंगल कहा जाता है। अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन में आपको देख रहे हैं एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल पुटअप होगा उसका नाम क्या होगा? इसको कहेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल। कौन सा एंगल कहेंगे? रिफ्रैक्टेड एंगल कहते हैं। इसको कौन सा एंगल कहते हैं? रिफ्रैक्टेड एंगल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब कोई यल साइज का ऐसे एंगल बनता है, किस साइज का बनता है? यल साइज का एंगल बनता है, तो उसे हम कहते हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। कैसा एंगल फॉर्म कर रहा है? 90 डिग्री का। तो यहाँ पर भी देखिएगा कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। ये कौन कौन सा मिलके बन रहा है? देखो, ये है कौन सा रे? ये कौन सा रे है? रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे है कि नहीं? अपवर्तित किरण है कि नहीं? कैसे पहचाना कि यहाँ से आपतित किरण आई और ये फैलकर यहाँ पर गई है। ये जो पिंक वाली लाइन है वो अपवर्तित किरण है, और जो पीली वाली है मतलब येलो वाली लाइन है वो आपका प्लेन सरफेस है। तो मतलब इस लाइन, ये किरण जो है अपवर्तित किरण और ये क्या है? अभिलंब, इनके बीच जो एंगल बनेगा उनको क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आई जो है, आई ये इंसिडेंट एंगल है, लेकिन ये हमें पता नहीं है कि कितने डिग्री का एंगल बना रहा है पता है? नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है कि रिफ्रैक्टेड एंगल हमारा कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है? 90 का। अगर 90 डिग्री नहीं भी समझ में आ रहा है तो आपको यल साइज अगर कहीं दिख जाए ना तो वो समझ लेना 90 डिग्री का एंगल है। तो कहा जाता है कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण। ये कौन सा माध्यम है? देखो डेंसर मीडियम लिखा है ना, तो इसका मतलब है सघन माध्यम। देखो कहीं कहीं कंपलसरी कर दिया गया है कि डेंसर मीडियम ही यहाँ पर होना चाहिए और यहाँ पर रेयर मीडियम, तो क्योंकि डेंसर मीडियम में ही इंसिडेंट एंगल बनना है। तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए बिरल माध्यम में ये अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाए उसे ही क्रांतिक कोण कहते हैं। अब ये एक दूसरे के संगत में बन रहा है, एक दूसरे के सीध में बन रहा है, इसलिए इसको कहते हैं संगत कोण। क्या कहते हैं? संगत कोण। समझ में आया? सघन माध्यम में देखो पहला मीडियम कौन सा है? डेंसर मीडियम है। ध्यान से देखना कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम। ये कैसा मीडियम है? रेयर मीडियम है। कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम। कितने मीडियम में डिवाइड है? दो, डेंसर और रेयर, सघन माध्यम और बिरल माध्यम। सघन माध्यम और बिरल माध्यम, ये हमारा प्लेन सरफेस है, एज अ बॉर्डर सरफेस है। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से, किस माध्यम से? ये देखो कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम से बिरल माध्यम में जाती है। प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है?
जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो जो आपतन कोण है, आपतन कोण का मान, आपतन कोण है उससे संगत अपवर्तन कोण, कौन सा कोण, इसके संगत अपवर्तन कोण कितने डिग्री का बन जाता है, 90 डिग्री का। आपतन कोण का संगत कोण, अपवर्तन कोण, वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तब उसे क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। अब यही जो एंगल पुटअप होता है इसी को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। समझ में आया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में यही आपको बताया गया कि जो आई होना चाहिए, जो एंगल आई का बनेगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, इस एंगल से, क्रिटिकल एंगल से। समझ में आ रहा है, मतलब आपतन कोण बड़ा होगा और क्रांतिक कोण छोटा होगा। समझ में आ रहा है। और एक क्रांतिक कोण की डेफिनेशन थी कि आपतन कोण का मान संगत अपवर्तन कोण कितना हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए तो समझ लेना वो क्या है, क्रिटिकल एंगल हो गया। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, क्रिटिकल एंगल हो गया। अब हम पढ़ेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या पढ़ेंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन। ये क्वेश्चन भी अराइज होता है, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, ठीक है। और मल्टीपल चॉइस में यही पूछता है कि जो आपका रिफ्रैक्टेड एंगल है वो क्या होता है, 90 डिग्री से कम या ज़्यादा, समझ रहे हो, 90 डिग्री से ज़्यादा होता है या कम होता है, कि 90 डिग्री के इक्वल होता है, 90 डिग्री के क्या होता है, इक्वल होता है, या फिर इंसिडेंट एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है, इंसिडेंट एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है। ये आपसे पूछा जाता है इन केस ऑफ क्रिटिकल एंगल, इन केस ऑफ किसके, क्रिटिकल एंगल के। तो वहाँ आपको बताना है कि क्रिटिकल एंगल में जो आपका अपवर्तन कोण होता है वो हमेशा कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन कौन सा है, लीनियर मैग्निफिकेशन। इसको कहते हैं हिंदी में रेखीय आवर्धन। क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन को हिंदी में कहते हैं रेखीय आवर्धन, ठीक है। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन में सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है, उसके बाद आपका इमेज की डिस्टेंस कहाँ से मेजर की जाती है। तो आपको बताया गया है कि जैसे मान लो कोई भी स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर में जो कटा हुआ भाग होता है, उसका जो कटेड डाउन पार्ट होता है, उसका जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है, पोल होता है। ये क्या होता है, पोल होता है। देखो यहाँ पर पोल होता है, मिड पॉइंट इसका क्या होता है, पोल होता है। तो सभी दूरियां, जितनी भी डिस्टेंस है, किसमें, जितनी भी डिस्टेंस हैं दर्पण से रिलेटेड या इस मिरर से रिलेटेड जितनी भी डिस्टेंस हैं वो हमेशा कहाँ से नापी जाती हैं, पोल से नापी जाती हैं। कहाँ से, पोल से। तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में बताया गया था, क्या बताया गया था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे मापते हैं। तो आपको बताया गया था पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस जो होती है उसको कहते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर पोल से इमेज तक की डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हैं तो ये इमेज आप डिस्टेंस ऑफ इमेज हो जाती है, होती है कि नहीं। तो वैसे ही अब लीनियर मैग्निफिकेशन में आपको जो मेजर करना है वो लेंथ मेजर करना है। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको मेजर करना है ऑब्जेक्ट का लेंथ क्या होता है, और इसके बाद इससे जो इमेज क्रिएट होगी, इससे जो क्या होगा, इमेज क्रिएट होगी, वो इमेज की लेंथ क्या है, ठीक है। तो दोनों की लेंथ को यदि आप रेशियो के रूप में निकालते हैं, क्या करते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट की लेंथ और जब किसी भी इमेज की लेंथ को आप एज अ रेशियो निकालते हैं तब उसे क्या कहते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं एज अ डेफिनेशन। तो लीनियर डेफिनेशन में क्या ये लीनियर मैग्निफिकेशन क्या कहता है कि
जैसा है ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। कभी कभी आपको बताया गया है ना कि इमेज बड़ा बन जाता है और कभी कभी कैसा हो जाता है, छोटा बन जाता है। इमेज कभी बड़ा तो कभी छोटा हो जाता है। इमेज बड़ा छोटा, आप देखो मॉर्निंग टाइम में आप बहुत लंबे दिखते हैं इन इमेज में, इमेज में आप कैसे दिखते हैं, बहुत ही लंबे दिखते हैं। जब सनरेज आप पर पड़ती है ना तो आपकी जो हाइट होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और शाम को वही आपकी हाइट क्या हो जाती है, डिक्रीज, मतलब छोटी साइज के आप दिखने लगते हैं, एकदम नटखट। तो यहाँ पर देखिएगा कि इसकी लेंथ कुछ और है, इसकी लेंथ कुछ और है। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, उसी ऑब्जेक्ट का इमेज है, ऑब्जेक्ट इमेज। ये क्या है, ऑब्जेक्ट का इमेज है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट से जो लेंथ है वो इमेज की बड़ी है, इमेज की लेंथ क्या है, बड़ी है, और ऑब्जेक्ट की वो लेंथ क्या है, छोटी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हमने क्या किया, इसकी डिस्टेंस मेजर की, तो मान लो ये 5 मीटर का था, ये जो ऑब्जेक्ट है वो कितने मीटर का था, 5 मीटर का ऑब्जेक्ट था, और जो ऑब्जेक्ट की इमेज थी वो 7 मीटर की थी। कितने मीटर की थी, 7 मीटर की इमेज थी। इमेज की जो लेंथ है वो कितने हैं, 7 मीटर की है। तो वहाँ पर अब हम देखते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन के अकॉर्डिंग ये कहता है कि हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन लेंथ ऑफ इमेज। ठीक है, आप इसको एक लाइन में कह सकते हैं, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लेंथ ऑफ इमेज इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। इन केस आप क्या कह सकते हैं इसको, वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। किसी वस्तु के लंबाई और उस प्रतिबिंब की, उसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई का जो रेशियो, मतलब जो अनुपात बनता है, उसी को क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। फॉर्मूला क्या कहता है इसका, फॉर्मूला कहता है यम इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी बाई यू। देखो इसके लीनियर मैग्निफिकेशन के दो फार्मूले हैं, एक तो लेंस के अकॉर्डिंग और दूसरा मिरर के अकॉर्डिंग। एक लेंस के अकॉर्डिंग है और दूसरा मिरर के, एक में पॉजिटिव होता है और दूसरे में निगेटिव होता है। तो लेंस में शायद निगेटिव होता है और इसमें मिरर में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो कहा जाता है कि लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी बाई यू। तो इस कंडीशन में आपको देखते हैं ये फॉर्मूला किसका, लीनियर मैग्निफिकेशन का, रेखीय आवर्धन का। ये क्या है, रेखीय आवर्धन का ही ये फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इमेज का लेंथ अपान करते हैं ऑब्जेक्ट के लेंथ के। ठीक है, तो यम इज इक्वल टू आई अपान ओ, जहां पर आई एज अ डिनोशन है लेंथ ऑफ इमेज का, आई मतलब इमेज, ओ मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर देखो आई मतलब क्या होता है, इमेज होता है ना, ओ मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ओ मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको जो लाइन है इसको हिंदी में अनुपात और इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशियो। तो लेंथ ऑफ इमेज रेशियो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप इनकेस कह सकते हैं रेशियो ऑफ इमेज लेंथ एंड ऑब्जेक्ट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। मतलब रेखीय आवर्धन किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये v है और ये क्या है, u है, इज इक्वल टू जैसे डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है,
तो इसे लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं एज अ न्यूमेरिकल, और ये नहीं पूछा जाता है, बहुत ही कम पूछा जाता है, बहुत ही रेयर केस में पूछा जाता है व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। लेकिन इसमें जो होता है ना, आपका सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपसे न्यूमेरिकल। तो इसका न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व कराया जाएगा, हर एक टाइप का, हर जो मुझे लगेगा कि ये मतलब एग्जाम के रूप से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपको न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। और अगर आपको और भी न्यूमेरिकल चाहिएगा तो आप मैसेज करेंगे, ठीक है। तो इससे 100% आपका जो बनता है वो न्यूमेरिकल बनता है, डेफिनेशन नहीं आता है। लीनियर मैग्निफिकेशन का कभी डेफिनेशन बहुत ही कम आता है, रेयर केस में आता है, लेकिन इससे जो क्वेश्चन पुटअप होता है एज अ न्यूमेरिकल वो बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यूजेस देख लेते हैं कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का। यूज किसका? कॉनकेव का भी और कॉन्वेक्स का भी। कॉनकेव का भी और कॉन्वेक्स का भी हम क्या देखेंगे, इसमें यूज देखेंगे। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। फिर से आ गया शीशा। आपसे पूछा जाता है कोई दो यूजेस लिखिए, कॉनकेव मिरर के कोई दो यूज लिखिए या कॉन्वेक्स मिरर के दो यूज लिखिए, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर का मतलब क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण का यूज आप कहाँ करते हैं? ये जैसे लड़कियां बहुत ही कम अवतल दर्पण का यूज करती हैं, जैसे डॉक्टर वॉक्टर ज़्यादा जो होंगी वो भले ही करती हो, बाकी अधिकतर लड़कियां कम करती हैं, क्योंकि हम लड़कियों के पास दाढ़ी नहीं होती है ना, इसलिए हम लोग उसका यूज़ क्या करते हैं, बहुत ही कम करते हैं। देखो अगर बाई चांस निकल उकल आए ना, हार्मोन्स बढ़ जाए, तो दाढ़ी बनाने के लिए भैया अवतल दर्पण का ही यूज़ करना, क्योंकि उसका अदर नेम है हजामत, ठीक है। बहुत लोग हजामत के नाम से जानते हैं, बहुत दाढ़ी कहते हैं, और कुछ लोग तो भैया अंग्रेज से आए हैं, ये पाकिस्तानी हैं, देशद्रोही कहीं के, ये अंग्रेज बियर्ड जानते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो हमारा अवतल दर्पण है ना, उसका अधिकतर यूज हमारा दाढ़ी बनाने में किया जाता है। किस में किया जाता है? दाढ़ी बनाने में। लोग इसका दाढ़ी बनाने में यूज करते हैं। अब जब घर में जो लोग दाढ़ी बनवाते होंगे उनसे पूछना कि आखिर उस इमेज में खासियत क्या होती है, या फिर हो सकता है ना कि कभी कभी अगर आपको भी ना ही आए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी आ रही है, दाढ़ी नहीं आ रही है, तो भी आप क्या करिएगा कि ऐसे स्लीविंग करवाने के लिए बस दुकान पे चले जाइएगा कि पूछ लीजिएगा भैया दाढ़ी बनवाते हो, तो अगर वो बोलता है कि आपको तो नहीं करवानी है ना सेविंग, तो बोल देना नहीं करवानी, बस चेक करना है, एक बार चेक करके उठ जाएंगे, ठीक है। तो वहां पर देख लेना वो मिरर कौन सा है, आपका अवतल दर्पण है। अच्छा, अब इसके बाद दूसरी बात क्या आती है कि कुछ लड़कियां डॉक्टर होती हैं, हम टीचरों का भरोसा नहीं, हमें सिर्फ मिरर चाहिए फेस देखने के लिए जिसमें हम अच्छे लगे, और मिरर में भी अच्छे नहीं लगते हैं तो लगता है कि सर वो मिरर ही खराब है, हम बहुत अच्छे हैं, मिरर खराब है, ठीक है। और उससे भी बेकार अगर लगता है, मुंह धोने के बाद भी पाउडर क्रीम, कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा पाउडर लगा लो या फिर खूब बढ़िया फाउंडेशन लगाने के बाद भी क्या होता है कि हमारा फेस जो है हमें लाइटिंग नहीं देता है, क्या होता है कि हमारा फेस तब भी हमें अच्छा नहीं लगता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि लगता है आज कुछ गड़बड़ है, फिर से जाके मुंह धो के आओ, फिर से देखो, मतलब सारी गलती हमारे फेस की नहीं होती है, हमारी नहीं होती है, वो सब मिरर की गलती होती है। तो जो दूसरा है वो आपका यूज क्या है कि जैसे डॉक्टर हैं, तो अभी जैसे नाक के अंदर देखना है या फिर कान के अंदर देखना है, जीभ चेक करनी है आपकी, तो इनको देखने के लिए आपको बहुत बारीक चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है। तो डॉक्टर अधिकतर ये कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं और आपके कानों तक की जो अंदर की गहराइयाँ हैं उसको देख सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, सोते सोते ना कुछ चीज़ें घुस जाती हैं, कान में इंटर कर जाते हैं, उनको कहीं जगह नहीं होती है ना, जब घर में पूरी जगह ख़त्म हो जाती है तो वो आपके कान में इंटर कर जाती हैं। तो इंटर करने के बाद क्या होता है कि वो पता चलने अंदर चली गई, तो वहाँ पर डॉक्टर क्या करते हैं, उसमें देखते हैं, तो वहाँ पर जिससे देखते हैं ना वो होता है कॉनकेव मिरर। इस मिरर के थ्रू ही आपके कान को देखते हैं और ये बताते हैं कि अंदर में क्या मटेरियल है, ठीक है।
तो कॉन्केव यूज, इसका यूज आँख, कान, नाक, जीभ, गला, ये सभी चीज का जब आप चेकअप कराते हैं ना, मतलब इसमें अंदर की चीजें आप देख रहे हैं, बहुत छोटी चीजें जब दिखनी होती हैं तो इस मिरर का आपका यूज करना पड़ता है। ठीक है, पहला यूज है दाढ़ी बनाने में किया जाता है, दूसरा यूज है आपका कि आँख, कान, नाक, जीभ, गला, इन सभी का चेकअप कराने के लिए किया जाता है। थर्ड है कि जैसे सर्च लाइट हो गई, सर्च लाइट हो गई, वाहनों की लाइट हो गई, सर्च लाइटों में भी इसकी यूज की जाती है, काफी हद तक इसका यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, ये कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। ये ट्रक वाले भैया जो गाना लगा के चलते हैं ना, जो उनके पास ये ज्यादा होता है, क्योंकि उनके पास जो दर्पण लगा हुआ होता है, जो शीशा, उसमें फिगर जो उनका फेस होता है ना, जब वो उसमें देखते हैं तो बहुत मोटे मोटे दिखाई देते हैं, लेकिन जब वही चीज वो पीछे बैक साइड में देखते हैं ना इस मिरर के अकॉर्डिंग, तो उनको वो बहुत छोटी छोटी और एकदम सटीक दिखाई देती हैं। तो जो उत्तल दर्पण है, इसका प्रयोग वाहनों में किया जाता है पीछे का दृश्य देखने के लिए, समझ रहे हो? जो पीछे साइड का है उसको देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर का। अब देखो गांव-गांव में जो पैनल लगा हुआ है, सर्च लाइट लगे हुए हैं, रोड पर भी जो लगे हुए हैं, कुछ क्या होता है कि जैसे अब यहाँ पर रोड पर क्या होता है, पैनल लगे हुए हैं ना, बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं, तो वहां पर जो ऊपर से ढक्कन, मतलब जो लेंस लगा, सॉरी मिरर लगा होता है ना, वो भी कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, वो कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर। आई होप आपको दोनों यूजेज अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर इसमें भी आपको कोई कमी लग रही है या नहीं समझ में आया है तो कमेंट करिए और अधिक से अधिक पढ़ाई करिए, क्योंकि जून बीतने वाला है और इसके बाद आपका 2 महीने तो चला जाता है शादी विवाह में, मतलब जुलाई और अगस्त। इसके बाद आपका बचता है नवंबर और दिसंबर। उसमें आप क्या करते हैं, जितना ज़्यादा रजाई को आप ढकने की कोशिश करते हैं, ऐसे बैठ के पढ़ूंगा ऐसे भालुओं की तरह, तो उसमें पढ़ नहीं पाते हैं, आप रजाई मुंह पे डालते हैं और आराम से सो जाते हैं, तो उस टाइम भी आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। और जनवरी जान से प्यारी होती है। तो एक जैसे गाना नहीं सुना है, दीदार उनका होता है, सोते रहो या जागते रहो दीदार उनका होता है, तो बस वही आपको करना है कि सो या फिर जगो, दीदार किसका करना है? स्टडी पर फोकस करो, नहीं बोर्ड में फेल हो जाओगे तो कोनो लड़की बियाह नहीं करेगी। ठीक है, इसी के साथ वीडियो का समापन होता है। चलिए अब जाग जाइए। हाँ, लड़के भी ध्यान दें, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़रूरी है, उनकी शादी नहीं हो सकती किसी भी हाल में। हम लड़कियों की हो जाती है, उनकी कभी नहीं होती है।